अब हम बात करेंगे 2D आर प्लेन फिगर। 2D आर प्लेन फिगर क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझते चलिए 2D क्या होता है। 2D मतलब होता है टू डायमेंशनल। डायमेंशन मतलब होता है बीमा, और बीमा का मतलब ये होता है कोई वस्तु का माप, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें दो माप होंगी। कितनी माप होंगी? दो माप, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसकी दो माप हो, जिसमें दो माप मापा जा सकता हो, एक लंबाई और एक चौड़ाई, तो सभी वस्तुएं 2D हो जाएंगी। और एक चीज याद रखना है, 2D जो भी वस्तुएं होती हैं, कोई भी जो वस्तु होता है 2D जो होता है वो हमेशा एक प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन। जैसे अगर इसकी अगर बात करें मार्कर की, तो मार्कर 2D नहीं है। समझ में आया? ये 2D नहीं है। अगर हम इस व्हाइट बोर्ड की बात करें तो ये 2D हो सकता है। इस सतह की बात करें तो वैसे ये भी 2D नहीं है, ये भी 3D है। 3D मतलब जिसमें तीन बीमाएं आ जाएंगी, तीन माप होंगी, ठीक है। तो पहले हम 2D बात पढ़ रहे हैं तो पहले 2D के बारे में समझ लेते हैं। 2D मतलब होता है टू डायमेंशनल, मतलब जिसमें दो बीमाएं हों, दो माप हों, ठीक, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो जिस भी वस्तु की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नगण्य होता है। मोटाई के बारे में बात नहीं की तो समझिए नगण्य है, उसको मापा नहीं जा सकता है, या उसे मापने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी आकृतियों को बोला जाता है 2D, जिसमें केवल दो बीमाएं होती हैं। जैसे यह एक व्हाइट बोर्ड, ये 2D है। लेकिन अगर इसकी मोटाई, व्हाइट बोर्ड की कोई तो मोटाई है ना, अगर इसकी मोटाई को भी ले लिया जाए तो इसमें एक माप और बढ़ जाएगा। ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और इसकी मोटाई को ले लिया जाए तो वो हो जाएगा उसका मोटाई, या मोटाई को ऊंचाई भी बोलते हैं। तब उसमें तीन माप हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई, तीन माप हो गया। तो तीन माप हो गए तो वो कहलाएगा 3D। क्या कहलाएगा? तो हम आज जो बात करने वाले हैं, जिस बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है 2D, और केवल 2D फिगर के ही बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें केवल दो ही माप आएंगे, लंबाई और चौड़ाई। समझ में आया? 1D करके एक्चुअली 1D सोचेंगे तो अगर 2D होता है, 3D होता है, तो फिर 1D भी होना चाहिए। एक्चुअली 1D जो होता है कुछ भी नहीं होता, जो भी है वो 2D में ही है, ठीक है। अगर 1D की तो सोचेंगे जिसमें केवल लंबाई हो तो 1D ही कहलाएगा। जैसे अगर हम एक बात करते हैं, अगर हम एक कहेंगे सर जी ये तो फिगर जो होता है इसमें चौड़ाई थोड़ी होता है, अगर ये हम स्क्वायर कहते हैं इसको, अगर हम इसे कहें वर्ग है, तो इसमें तो केवल लंबाई ही होता है, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसमें चौड़ाई तो होता नहीं है, इसलिए केवल लंबाई होता है, इसलिए केवल 1D हुआ ये। ऐसा माइंड में आ सकता है ना क्वेश्चन। लेकिन वो आपका एक वहम है कि इसमें चौड़ाई नहीं है। दरअसल इसकी चौड़ाई भी है, लेकिन वो लंबाई की क्या है? समान है। समझ में आया? तो लेकिन इसकी भी चौड़ाई है। कोई भी वस्तु होगी उसकी लंबाई और चौड़ाई अवश्य होगी अगर 2D है तो। बस ये हो सकता है कि उसका चौड़ाई भी लंबाई के बराबर हो, या तो लंबाई भी चौड़ाई के बराबर हो, बस ये हो सकता है। तो इसे भी लंबाई चौड़ाई है, इसको एक किसी को लंबाई मान सकते हैं, किसी को चौड़ाई मान सकते हैं, चाहे इसको लंबाई मानिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये 2D ही कहलाएगा। तो 1D के बारे में मत सोचिएगा अब ज्यादा कुछ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? तो इस प्लेन फिगर का हम आज अध्ययन करने वाले हैं, 2D का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। त्रिभुज अगर इसे डिफाइन किया जाए, डेफिनेशन लिखा जाए, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो 2D होता है वो एक प्लेन फिगर होता है, एक समतल आकृति होती है, ठीक है ना। कैसी आकृति होती है? समतल। तो अब हम ट्रायंगल कहते किसे हैं? तो एक ऐसी समतल आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो। जैसे कुछ लोग कहेंगे ऐसे कि जो तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति, तो यहाँ पर बंद जो शब्द यूज करते हैं ना,
उसके लिए शुद्ध शब्द है क्या? घिरी हुई हो, ठीक है ना। बंद से भी अच्छा शब्द क्या है? घिरा हुआ। घिरी हो तो वह आकृति त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल कहलाती है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। अब फिगर के आधार पर समझिए। कहा जा रहा है एक ऐसी समतल आकृति, समतल आकृति मतलब कोई भी आकृति जो होगा वो समतल पर ही बनेगा, लिखने की कोशिश मत करो अभी, पहले समझ लो। जो 3 भुजाओं से घिरी हो। भुजा तो समझते हैं साइड, रेखाखंड का ही एक पार्ट होता है, और रेखाखंड ही होता है समझिए। जैसे मान लीजिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इनमें नाम अगर दिया जाए भुजाओं का तो ऐसे नाम दे सकते हैं ए बी को आप बी ए भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा बी सी चाहे सी बी, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ए सी या सी ए। ए सी लिखना सर्वथा उचित रहेगा, क्योंकि कभी भी जब नाम लिखा जाता है तो अगर संभवतः लेटर के अकॉर्डिंग लिखा जाए, लेटर जिस मैनर में लिखा होता है, जैसे ए और सी में पहले कौन आता है? ए, तो ए सी कहना इसको ज्यादा उचित होगा, सी ए से भी बेहतर होगा। समझ में आया? तो इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हुई? 3 भुजाएं। अगर साइड्स की बात करें, अगर साइड्स की बात की जाए तो 3 साइड है कौन कौन? ए बी, बी सी तथा ए सी या सी ए, तो ए सी लिखेंगे सही जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। चलिए एक डाउट खत्म कर दें, एक ऐसे बना देते हैं, कहें क्या यह भी एक त्रिभुज है? तो नहीं त्रिभुज है, क्योंकि ये घिरा हुआ नहीं है, यहाँ पर ओपन है, ये कोई घिरा हुआ आकृति नहीं है, ठीक है। तो ये त्रिभुज नहीं होगा, इसे क्रॉस कर देते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये चीज क्लियर होगा। और इसके बाद इसमें एंगल जो होते हैं, इसमें 3 कोण भी होते हैं, ठीक है ना। इसमें 2 तरह के कोण होते हैं, एक अंतः कोण होता है और एक बाह्य कोण भी होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंतः कोण के बारे में, इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं। देखिए 2 भुजाएं जिस बिंदु पर आकर मिल रही हैं, उनके बीच का कोई न कोई क्या है? एक झुकाव है, तो इसको हम नाम दे देंगे कोण का। तो यह कोण किस बिंदु पर बन रहा है? ए पर। ए पर केवल एक ही कोण बन रहा है, यही बस। तो इसे केवल कोण ए भी लिख सकते हैं आप। समझ में आया? हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि ए पर केवल एक कोण बन रहा है, तो केवल कोण ए लिख दीजिए, क्योंकि जब कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारा ये बिंदु ए है और इस ए बिंदु पर 2 कोण बन रहा है, ये भी और एक ये भी। तो यहाँ पर अगर इस कोण का हमको नाम लिखना, खाली इस कोण का नाम लिखना, तो हम केवल कोण ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोण ए पर ये भी तो बन रहा है कोण ना। तो यहाँ पर अगर कोण ए की बात करें तो तुम तो इसी के लिए केवल बात करोगे, क्योंकि इस पे एक ही कोण बन रहा है, इसलिए कोण ए लिख दीजिए, कोण ए लिख दीजिए। समझ में आया? कोण ए, या तो इसका पूरा नाम लिख दीजिए, या क्या लिख सकते हैं? कोण सी ए बी, चाहे बी ए सी, कोण बी सी। एक कोण ये हो गया। वैसे इसको क्या नाम दे दिया जाए? कोण बी, कोण बी दे दीजिए, या क्या कह दीजिए? कोण ए बी सी। चलिए अब बात करते हैं इसकी। ये कौन सा कोण है? कोण सी। कोण सी है ना। या हम केवल कोण सी को लिख रहे हैं, फिर से बता रहे हैं क्यों? क्योंकि इस पर केवल एक ही कोण बन रहा है उस बिंदु पर, इसलिए केवल एक नाम से आप लिख सकते हैं। या इसका अलग नाम दे तो क्या देंगे? ए सी बी। समझ में आया? ये हुए 3 कोण। ये हुआ इंटीरियर एंगल के बारे में। त्रिभुज में 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 अंतः कोण होते हैं। और जब हम तीनों को जोड़ते हैं, जब इनका सम करते हैं, सम माने योगफल, जब इनका सम किया जाता है तीनों का, कोण ए को, कोण बी को और कोण किसको? सी को, जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो अंश के हो आपस में? हो सकता है तीनों बराबर हो सकता है तीनों अलग अलग माप के हो सकता है 2 को बराबर हो, 1 अलग माप का हो, लेकिन तीनों को जोड़ने पर कभी भी आएगा तो 180 अंश ही आएगा। 180 अंश से कम या 180 अंश से अधिक किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल सदैव कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है, न तो उससे कम न तो उससे अधिक। समझ में आया? तो ये हो गया 3 अंतः कोण के बारे में। अब हम बात करेंगे बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं वो। चलिए वो देख लीजिए।
जैसे यहीं पर हम समझाते चल रहे हैं, जैसे ए बी जो भुजा है हमारी, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक है, और इसको हमने बढ़ा दिया कहाँ तक, डी तक। अब हमने डी तक बढ़ा दिया, तो अब देखिए जरा, ये वाली एक भुजा और इसको एक भुजा हमारी, यहाँ भी तो एक कोण बन रहा है, यही कोण कहा जाएगा क्या, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? यही कहलाता है क्या, बाह्य कोण। और ये भी बताते चलूं आगे कि बाह्य कोण जो होता है हमेशा उसके सुदूर दो अंतःकोणों के, देखो ये जो है त्रिभुज के ये बाह्य कोण है ना, अब इसके बगलिए में एक कोण अंतःकोण है, कौन है ये, बी। तो इस बी को नहीं, सुदूर मतलब उससे दूर हो। अब इस वाले कोण से दूर कौन से कोण है, ए है, और कौन है, तो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर कभी भी यह बाह्य कोण होता है। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उस त्रिभुज का सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल क्या होता है, बराबर। तो आप लिख सकते हैं कोण ए आधान कोण कौन, सी, बराबर किस कोण के, सी बी डी, कोण सी बी डी। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हुआ त्रिभुज के अभी बारे में। अब फिर आप समझना है त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं भुजाओं के भी आधार पर होते हैं और कोणों के भी आधार पर होते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए इतना, ये सब, फिर उसको लिखा जाए। इसके बाद अब जो टॉपिक है ये है अब जो टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। मतलब जिसे बोलते हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण, ठीक है, त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण के दो आधार हो सकते हैं। मतलब त्रिभुजों का जो वर्गीकरण होता है इसको हम दो आधार पर कर सकते हैं। त्रिभुजों को वर्गीकरण करने के कितने आधार अपना सकते हैं, दो। पहला भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड, ठीक है, साइड्स, और दूसरा कोणों के आधार पर। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाएगा, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भुजाओं के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाएगा। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर, साइड्स के आधार पर जो ट्रायंगल होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, ISOSCELES, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज, SCELEN, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो अब एक एक को बारी बारी समझा जाएगा कि समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है। सबसे पहले हम त्रिभुजों को वर्गीकरण जो किस विषमबाहु में SCELEN, हाँ SCELEN, ठीक है ना। अब तो इसमें भी होगा, तो इसमें E है,
सही है, ठीक है। तो अब जो है हम पहले पढ़ रहे हैं त्रिभुज, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, त्रिभुज पढ़ चुके, उसके वर्गीकरण कर रहे हैं ना। तो उसका वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं, सबसे पहले भुजाओं के आधार पर। और भुजाओं के आधार पर कर रहे हैं वर्गीकरण, तो कितने प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, 3 प्रकार के। सबसे पहला है समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ लीजिए। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। नाम से पता चल रहा होगा, समबाहु शब्द देखिए, समबाहु। इसका डेफिनेशन बताने से पहले इसको शब्द को बताते हैं। समबाहु, सम मतलब सम धन बाहु, समबाहु मतलब होता है सम धन बाहु। सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, वही क्या हो जाएगा, समबाहु। पहले इसके शब्दों को समझ लेते हैं, उसके बाद है समद्विबाहु। अब अगर हम लिख देते हैं समद्विबाहु, सम धन द्विधन बाहु, इसको विच्छेद करते हैं सब अलग अलग। तो सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या हो, बराबर हो। अगला है विषम बाहु, मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हो ही ना, वही क्या हो जाएंगी, विषम बाहु, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी। अगर इसके अंग्रेजी को भी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल मींस क्या होता है, बराबर। इक्विलैटरल मतलब जो होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। आइसोस्केल्स का मतलब आइसो मतलब बराबर होंगी, दो बराबर होंगी, कितने होंगी, दो बराबर होंगी भुजाएं। स्केल्स और फिर ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। स्केल एंड ट्रायंगल मतलब उसमें कोई जितने भी, जिसका भी स्केल मतलब क्या होता है, माप। स्केल मींस क्या होता है, मापना। स्केल तुम लोग सुने होंगे, इंच पटरी जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्केल बोलते हैं। तो स्केल एंड मतलब जो मतलब मापा जाएगा तो उसका कोई भी बराबर नहीं आएगा, तो हो गया स्केल एंड ट्रायंगल। आइसो मतलब इसमें मापने पर दो क्या रहेंगे, बराबर। इक्वल मतलब हो जाएगा सभी क्या हो जाएंगे, बराबर। समझ में आया। तो सबसे पहले अब पहला हेडिंग डालना है आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें लिखेंगे इसका डेफिनेशन होगा, जिस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं एक समान माप की होती हैं उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, एक समान माप की होंगी, एक बराबर माप की होंगी, वो कहलाएगा सब इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे हमारी एक भुजा हो गया, ये त्रिभुज बना रहे हैं हम, कुछ बड़ा हो गया ना। चलिए सपोज करते हैं ये भी कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये भी जो भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये भी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की ये जो बनाया गया, इसमें 3 भुजाएं और तीनों भुजाओं का माप दिख रहा होगा आपको। तीनों भुजाओं का माप क्या है, बराबर है। तीनों को मेजरमेंट करेंगे 5 सेंटीमीटर तीनों आए, तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। समझ में आया। तो इसको एज में आप ये बना सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, इसमें उसके नीचे SCALEN भी रहेगा, स्केल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। अब बात करेंगे किसके बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज में। उसका क्या है, आइसो स्केल्स
ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो जिस ट्रायंगल के केवल दो भुजाएं एक समान माप की होती हैं उसे आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, एक बराबर होंगी। तीन भुजाओं में दो भुजाओं का मापा जाएगा, दोनों भुजाएं क्या आएंगी, एक समान आएंगी, वो होंगी समद्विबाहु आइसोस्केल्स होंगी। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 5 सेंटीमीटर, बट ये है आपका 6 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में दो साइड आपको मेजर करने पर एक समान है आपके, एक साइड जो है उन दोनों से क्या है, भिन्न है। इसका मतलब ये कहलाएगा आइसोस्केल्स ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगर कोणों भुजाओं की बात करें, सब वही होता है जो उसमें आपने त्रिभुज में पढ़ा था। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 अंतःकोण होते हैं, सारा चीज वही होता है। ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक नोट कीजिए। फिर उसके बाद बात करेंगे अब तीसरा विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। अब बात किया जाएगा स्केलियन ट्रायंगल के। स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। जैसा कि शब्दों से आप जान ही चुके हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषमबाहु मतलब जिसकी भुजा बराबर ना हो। उसके पहले एक बार और मैं बता दूं कि जो समबाहु त्रिभुज जो होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसके सभी अंतःकोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई आकृति है, जैसे कोई एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर, जो भुजाएं बराबर होंगी, उनके सामने वाले बनने वाले कोण भी जो होंगे वो भी क्या होंगे। तो ये तीनों जो है, ये भी और ये भी, ये तीनों जो है आपस में क्या है, बराबर। तो इसके सामने वाला कोण, जैसे मान लीजिए ए बी सी अगर नाम दे दिया जाए इनका, तो ए बी वाली भुजा की सम्मुख कोण कौन कहलाएगी, कोण सी। सम्मुख कोण, उसके सामने देखिए कौन सा कोण पड़ रहा है, कौन है, सी। अब देखिए एसी वाली भुजा के सम्मुख कोण कौन पड़ेगा, चलो तुम बताओ अनन्या सिंह। एसी भुजा के सम्मुख कोण बी। बैठ जाओ तुम। आलोक अब बताओ तुम, बीसी भुजा के सम्मुख कोण कौन पड़ेगा, ए। समझ में आया। और ये तीनों भुजाएं क्या है, ए बी बी सी सी ए चाहे ए सी, सभी क्या है। तो इसीलिए इनके सामने वाले को, अगर ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, मतलब सभी भुजा आपस में बराबर, तो सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, एक एक लाइन खींचने का मतलब ये कोण इस एक लाइन वाले बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब सभी तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बैठ जाओ। मतलब त्रिभुज के एक चीज ये जान लीजिएगा कि कोई भी जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है, उसके सभी कोण 60 अंश के होते हैं। 60 120 और 60 180 हो जा रहा है ना। तो समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण जो होते हैं कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, तो उसके सभी अंतःकोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कितना अंश का होगा ये, सिंपल सी बात है, 60 ही का होगा, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है। अब कैसे 60 आता है, ये आगे बात है, उसको समझा दिया जाएगा। दूसरा वाला भी रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा वाला मैंने बताया कि जो समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। हेलो, मान लीजिए ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। ठीक है। अब दो भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी भुजाएं बराबर, उनका नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे नाम, चलो बताओ खड़ा हो। क्या क्या नाम उन भुजाओं के जो बराबर है। हाँ, पी आर और आर क्यू। गुड, वेरी गुड। पी आर और आर क्यू। बैठ जाओ। तो पी आर का सम्मुख कोण कौन है, चलो बताओ तुम। हाँ, पी आर का सम्मुख कोण कौन है, पी आर का सम्मुख कोण है। हाँ, पी आर जो भुजा, उसका सम्मुख कोण कौन होगा, पी आर का सम्मुख कोण कौन होगा, क्यू होगा।
पी आर के सामने वाला कोण पूछा जा रहा है, सामने वाला कोण, इसके सामूहिक कोण कौन बन रहा है ये क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? ईमानदारी से बोल रहे हो ना? बैठोगे तुम, अब बताओ तुम आर क्यू का सम्मुख कोण कौन होगा? आर क्यू का सम्मुख कोण कौन होगा? पी होगा। ठीक है, क्लियर है? पी आर और आर क्यू दोनों कैसी भुजाएं हैं? समान भुजाएं, बराबर भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं? बराबर माप की भुजाएं हैं। दोनों बराबर भुजाएं हैं ना? तो हमने क्या होता है, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, क्या ये दोनों बराबर होंगे? होंगे? यस होंगे। क्या बताया मैंने, नोट में क्या लिखवाया है अभी कि जब जो भुजाएं होती जो बराबर भुजाएं होती उनके सामने वाले कोण क्या होते हैं? तो मतलब समद्विबाहु में कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? दो भुजाएं। इनके सामने वाली भुजाएं भी दो, क्या इनके सामने वाले कोण भी दोनों क्या होंगे? बराबर ही होंगे। कौन कौन भुजाएं बराबर है? तो पी आर और आर क्यू। पी आर का सामने वाला कोण क्यू, आर क्यू का सामने वाला कोण पी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। दोनों कोण करें क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर, इसलिए दोनों कोण भी इनके सामने वाले बराबर होंगे। समझ में आया? बैठ जाओ। अब बात करते हैं किसकी? विषमबाहु त्रिभुज की। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। जैसा कि आपको नाम से पता है, विषमबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं, सब विषम होती है। विषम का मतलब होता है अलग अलग। तो ऐसे त्रिभुज या ऐसे ट्रायंगल जिनकी सभी भुजाओं का माप भिन्न भिन्न होता है, उसे स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। सही भुजाओं का माप क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। जरा सोचिए, ऐज में अगर हम यहाँ बनाएं, जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजा जो है 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है। हेलो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तीनों माप क्या है? तीनों भुजाओं के माप क्या है? अलग अलग है, मतलब विषम है। तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। पहली बात ये क्लियर हुआ। दूसरी बात ये है कि जब भुजाओं का माप अलग अलग है, तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हैं, मतलब विषम है, तो इनके क्या जो कोण होंगे, इन तीनों कोण बराबर होंगे? तीनों कोण भी क्या होंगे? अलग अलग माप के होंगे। क्यों तीनों कोण अलग अलग माप के होंगे? क्योंकि इन त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप क्या है? अलग अलग है। समझ में आ रही बात ना? तो इसको भी नोट कर लीजिए। बस ये खत्म होगा, फिर अब बाहर चलेंगे, अब पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। समझना है, पढ़ना है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला वाला तो पढ़ चुके हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब
कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। इसमें देखिए ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर। कितने? 3 प्रकार के। पहला होता है ACUTE एकट, ANGLED एंगलेड ट्रायंगल। उसके बाद हो जाएगा राइट RIGST ANGLED एंगलेड ट्रायंगल। अगला जो होता है ऑप्टस होता है ना, देख कौन सा ऑप्टस एंगलेड ट्रायंगल। ठीक है, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, राइट एंगल में क्या होता है? समकोण। हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ऑप्टस एंगल में क्या होता है? हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ओके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एकट एंगलेड ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्या है जी? फिर इसके बाद तब पढ़ा जाएगा किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। 3 पार्ट में बांट देते हैं। त्रिभुज में जानते हैं ना कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक, 3 कोण होते हैं ना। और त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है? 180 से कम पे नहीं चलेगा। ज्यादा हो जाता तनी सा खाली 0.50 डिग्री नहीं चलेगा। मतलब 180 ही होना है अगर वो त्रिभुज है तो। समझ में आया? तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है न्यून कोण एकट एंगल। एकट एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से क्या होता है? कम। तो ऐसा ही हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसके जो अंदर के जो कोण होंगे, मतलब जो इंटीरियर जो एंगल होगा, अंतः जो कोण होंगे, वो जो कोण होंगे वो सभी कोण 0 अंश से या तो अधिक होंगे या तो 90 अंश से कम होंगे। या तो मत बोलिए 0 से अधिक मतलब तुम 180 भी ले 181 ले लोगे, ऐसा नहीं है। तुम्हें 0 से अधिक लेना है तो 90 से क्या होना चाहिए? वो कम भी होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। तो मतलब अगर हमारा कोई एक ऐसा त्रिभुज है जिसके अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से कम है, तो वही एंगल एकट एंगलेड ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे अगर इसकी बात किया जाए, ऐसे बना देते हैं इसको। एक 90 अंश से अधिक लग रहा था, अभी भी तो लग रहा है। एक बना देते हैं ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है ना? अब देखिए, सपोज दैट ये है आपका 50 अंश। 0 अंश से ज्यादा है, 90 से कम है। ये है आपका 70 अंश। कितना अंश है ये? 70 अंश। और ये है आपका जो है 60 अंश। तीनों कोणों के बारे में देखिए, तीनों कोणों को समझिए। जैसे मान लीजिए इस कोण त्रिभुज का नाम दे दिया गया राम आर्य, मान लिया जाए, मतलब कोई भी कोण ले लिया जाएगा।
जीरो अंश से ज्यादा रहे और 90 अंश से कम। क्या इस त्रिभुज के सभी कोण, किसी भी कोण को अगर आप देखिए तो क्या वो न्यून कोण है, एकट एंगल है भाई। 50 70 जीरो से ज्यादा 90 से कम एकट एंगल, ये भी है, ये भी एकट है, ये भी एकट है। इन सभी त्रिभुज के इन तीनों कोण जो है एकट एंगल है, इसीलिए यह त्रिभुज जो है एकट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, मतलब न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो अगर इसको डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज मतलब ट्रायंगल के तीनों अंतः कोण इंटीरियर एंगल न्यून कोण मतलब क्या सा कोण, एकट एंगल होते हैं उस ट्रायंगल को एकट एंगल या एंगलेड ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, पहचान जाएंगे एकट एंगल ट्रायंगल कौन है, यस सर, न्यून कोण त्रिभुज कौन है, यस सर, जिस त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कौन सा कोण रहेगा, न्यून कोण, वही होगा एकट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आया बात ना, यस सर, किसी कोई डाउट, नो सर, कोई परेशानी। नो सर, चलिए अब बात करते हैं हम किसको, राइट एंगल ट्रायंगल। यही राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है, आगे पढ़ने के लिए मिलेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में और कुछ पहले ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तब भी ठीक है, आगे मिलेगा ही। तो अब बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसके नाम को देखिए हिंदी में जरा, राइट मतलब राइट एंगल तो समझते हैं जिसमें जो कोण कितने अंश का होता है, 90, न्यून कोण तो 90 अंश से कम, जीरो से ज्यादा कौन हो जाएगा, लेकिन राइट एंगल केवल एक ही होता है, 90 अंश। क्या 90 अंश, अर्थात हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, वही जो होगा राइट एंगलेड ट्रायंगल कहलाएगा। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, असल क्या है, आप न्यून कोण कह रहे थे, हमें कह रहे थे कि न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, मतलब जीरो से ज्यादा 90 अंश से कम हो। तो सब जब न्यून कोण था तब ना इसको न्यून कोण त्रिभुज कह रहे थे। हेमंत आप कह रहे एक को आपका राइट 90 अंश का रहेगा, अरे भाई दो को ले लोगे 90 अंश का तो 90 90, 180, तो तीसरा कोण कहाँ गया, तो त्रिभुज बन पाएगा वो, नहीं, इम्पॉसिबल है। हमें 3 को जोड़ के 180 लाना है ना, तो फिर कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधे सीधे समझिए, जब कोई एक ऐसा कोण जिसका एक कोण कितने अंश का रहेगा, 90 अंश का होगा, राइट एंगल होगा, वही जो त्रिभुज होगा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे राइट एंगल का सिंबल तो समझते हैं ना, यस सर, इसमें देखिए ऐसे बनाए हैं, कर्व है इसमें, ठीक है, और इसमें देखिए हमने कैसे बनाए हैं, यस सर, तो ये हो गया, ऐसे इसको मिला दीजिए, इसका नाम दे दीजिए यश यू एन, ठीक है। इसमें कौन सा कोण 90 अंश का है बताइए, यू, यू। 90 अंश का होने, इसमें एक ही कोण 90 अंश है कि और भी 90 अंश का है, एक ही है, एक ही है। इसे तब जब किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होगा तो उसे कौन सा कोण कहेंगे, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लिख सकते हैं जिस त्रिभुज का कोई एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, इंटीरियर एंगल समझ रहे हैं ना, यस क्या? ठीक है, अंतर कोण या आंतरिक कोण 90 अंश का होता है, कामा तो है और तो के बीच में कभी भी क्या लगाते हैं, कामा। कामा, तो उस ट्रायंगल को राइट एंगलेड या एंगल
ट्रायंगल कहते हैं। जैसे इसमें u जो है कितने अंश का है, 90 अंश का, इसलिए ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और भी इसकी कुछ विशेषताओं को समझ लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिक जो होता है या पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह इसी वाले त्रिभुज पर इम्प्लीमेंट होता है। केवल किस त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज जो होता है कभी भी उसका जो सामने वाली भुजा होती है, समकोण त्रिभुज के जो सम्मुख भुजा होती है वो कभी भी क्या होती है, बड़ी होती है शेष दोनों भुजाओं से। इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3। 1 2 3। इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या है, कौन कौन जानता है, u के सामने वाली भुजा का नाम क्या है, चलिए बाकी लोगों को नहीं पता है क्या, क्या है, यस्यन, यस्यन ही है, हाथी जी कर, यस्यन ही ना है। यस सर। और तो समकोण जहां पर बनता है उसके सामने वाली भुजा जो है, इस त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो है वो यस्यन है। और ये वाली भुजा जो है इन दोनों भुजाओं से कभी भी क्या होगी, बड़ी होगी। समझ में आया, ये बात याद रखना है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज के लिए है। एक चीज और याद रखिए, समकोण त्रिभुज की बात अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बाकी अन्य भुजाओं और अन्य त्रिभुजों के बारे में बात किया जाए तो अन्य त्रिभुजों की भुजाओं के बारे में अगर बात करें, चाहे समकोण त्रिभुज की भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज को भी इंक्लूड कर लेते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, एनीवन, उस त्रिभुज के दो भुजाओं के माप का जो योगफल होगा हमेशा तीसरी वाली भुजा से बड़ा होगा। नहीं समझे, समझो जरा ऐसे। तो जैसे इसी त्रिभुज को मान लीजिए, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, कौन कौन, यस यू, यू एन, यस एन, 3 भुजाएं हैं ना। इनमें 2 भुजाओं का अगर आप जोड़ दीजिए, मतलब जैसे यस यू और यू एन को जोड़ दीजिए तो यस यू धन यू एन, ये जोड़ने पर जितना भी आएगा इसका मान वो हमेशा यस एन से क्या होगा, छोटा। अरे बराबर होगा, बराबर बड़ा होगा। किसी भी, याद रखो यार इस चीज को एकदम अपने दिमाग में बैठा लो, कभी मत निकालना कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं, अगर उस तीनों भुजाओं में से 2 भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो उनका जो 2 भुजाओं का जो योगफल आएगा वो हमेशा तीसरी वाली से क्या आएगा, अधिक आएगा, बड़ा आएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, यस यू और यूएन को जोड़ा गया तो इससे क्या हो गया, इसका मान, दोनों का मान बड़ा। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये कितना सेंटीमीटर है, ये और ये 7 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को जोड़िए तो ये हमेशा इससे क्या होगा, इन दोनों का योगफल बड़ा। 5 4 7 से 9 ज्यादा नहीं आ रहा है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, बाकी और को जोड़िए, हमेशा 2 को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा होगा तो होगा, उसमें कोई तरह नहीं। ऐसा कोई त्रिभुज नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं हो सकता जिसके 2 भुजाओं का योगफल तीसरी वाली भुजा से छोटी हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। हमेशा 2 भुजाओं का योगफल तीसरी वाली भुजा से क्या होगी, बड़ी ही होगी। और भी चेक कर लो, जैसे यस यू और यस एन को जोड़ लो, कितना हुआ, 12। तीसरी भुजा कौन बच रही है, 4। बड़ी आ रही कि नहीं आ रही, दोनों का योगफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों को देख लीजिए, यस एन और यूएन को जोड़ लीजिए, 7 से बड़ा, 5 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही हमेशा आएगा, हमेशा कभी भी। अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो उसका जो मान आएगा 2 भुजाओं का योगफल वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में उस सब त्रिभुज के लिए हो गया। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें केवल, तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे, इन दोनों के योगफल से बड़ी नहीं होती है, इन सबसे बड़ी होती है, मतलब इससे भी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी। कभी भी समकोण त्रिभुज होगा ना तो जहां 90 अंश कोण बनेगा ना, उसके सामने वाली जो भुजा होगी ना वो हर एक भुजा से बढ़ाना आएगी, योगफल से नहीं, हर एक भुजा से। वैसे तो छोटी हो जाएगी, जैसे देखो इन दोनों को जोड़ो तो इस क्या हो जाएगी, हर एक से देखो अलग अलग देखो, 5 इससे कभी भी तुम बना करके देख लेना। समझ में आई बात, हेलो, समझ में आया,
तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक अंतःकोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। समकोण हो तो समकोण त्रिभुज। ऐसे ही बात आ जाती है अधिक कोण में। ऐसे ही कोई भी जब अंतःकोण एक अधिक कोण रहेगा, मतलब अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है आपका 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। इसके बीच कुछ भी 91 अंश 92 अंश 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ऐसे करते करते चलिए 179 उस सब कौन से कोण के अंतर्गत आएंगे? अधिक कोण। समझ में आया? और जैसे ही 180 होगा वो तुरंत सरल कोण या रेजु कोण अर्थात स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम अब बात करेंगे एक ऐसे त्रिभुज की जिसका कोई एक अंतःकोण हमारा अधिक कोण होगा। जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, कहते हैं एक चीज, कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये त्रिभुज क्या है? ए बी सी। इसका कोई एक अंतःकोण देखिए, क्या अधिक कोण है? कोई एक अंतःकोण अधिक कोण है? ऑप्टस एंगल है? कौन है बताओगे? खड़ा होगे, खड़ा हो तुम। हाँ खड़ा हो, महाराज जैसे बैठे हुए हो। अधिक कोण 110 अंश। कोण का नाम पूछ रहे हैं हम? बी। बी। तो इसका इस त्रिभुज के एक अंतःकोण अधिक कोण है ना? इसके मतलब ये कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑप्टस एंगलेट ट्रायंगल। समझ में आया? तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बैठ जाओ तुम। जिस त्रिभुज का कोई एक इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल मतलब अगर बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अंतःकोण। अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब समझ जाना वैसे ही 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम। अगर ऐसे लिया 90.1 अंश, ये कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। 90.1, 90 से ज्यादा हो गया ना, अधिक कोण में आ जाएगा। अगर कहें 90.05 अंश, कह दिया गया 90 अंश, कह दिया गया 79.99 अंश। समझ में आ रही बात ना? तो इस चीज को समझते रहना। तो यहाँ पर देखो ये अधिक कोण है, 90 अंश से ज्यादा है और 180 अंश कम अधिक कोण है, तो इसलिए अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और तो जिस त्रिभुज का कोई एक इंटीरियर एंगल अंतःकोण अधिक कोण मतलब ऑप्टस एंगल, इंग्लिश लिखते चलिए, ऑप्टस एंगल होता है तो उसे ऑप्टस एंगलेड ट्रायंगल कहते हैं। जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते चले आ रहे हैं, न्यून कोण, जिसे कोई एक अंत कोई मतलब जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज। समकोण, जिसका कोई एक अंतःकोण क्या हो? समकोण हो। 90 अंश हो तो समकोण त्रिभुज। फिर गए अधिक कोण के, तो सभी ऐसे क्रम चल रहे हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो जो कोई एक कोण अधिक कोण है, फिर कहेंगे कोई एक कोण 180 अंश हो जाए तो फिर वो सरल कोण या रेजु कोण त्रिभुज कहलाएगा, है ना? है। अरे भाई जब कोई त्रिभुज का कोई एक कोण अगर 80 अंश हो जाएगा तो बाकी सब कहाँ गए? हमें तो तीनों, हाँ हमें तो तीनों चाहिए ना 180। अब तुम एक 180 कर दिए तो त्रिभुज कोई बन पाएगा? पॉसिबल है? तो फिर यही अपना माइंड लगा लेना, दिमाग लगा लेना, ठीक है ना?
तो त्रिभुज कोणों के आधार पर केवल कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक न्यूनकोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण न्यूनकोण होता है, एक समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक अंतःकोण 90 अंश का होता है, एक अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई एक अंतःकोण 90 अंश से अधिक और होता है। तो बस इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे अब।